गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में क्लास 9th के सेशन में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग में बातचीत करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हमने आज की बातचीत क्या करनी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि लेक्चर 2 आज का है, जहां पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास के बारे में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। बात ये करनी है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कैसे पाया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। पीछे का एक बार रिवीजन करते हुए 2 मिनट के अंदर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, आपको पूरा गारंटी है समझ में आएगी। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पोर्शन आपने देखा कि ये तो फर्स्ट पेज हो गया। केमिस्ट्री सिलेबस कल डिस्कस हो चुका था। मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हम लोगों ने कल बातचीत कर ली थी। आपको पता होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले मैटर डिस्कस किया, थिंक विच हैव मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर। फिर मास के बारे में पढ़ा, फिर वेट के बारे में पढ़ा, मास वेट के बारे में डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का टॉपिक हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। देखिए, कोई भी मैटर है तो हमने कहा था मैटर के लिए सबसे प्लस पॉइंट था कि मैटर अगर कहीं पर भी होगा तो उसमें पहली बात ये होगी उसका खुद का कुछ न कुछ मास होगा और वह स्पेस को ऑक्युपाई करता होगा। यानी कि मैटर का अपना खुद का कुछ न कुछ मास होगा और वह स्पेस को ऑक्युपाई करता है। यानी कि मैटर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं द सब्सटेंस विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अगर हमने कहा मैटर के बारे में हमने देखा तो मैटर की फेज क्या है, फेज और स्टेट दोनों सेम चीज है। ठीक है, हम कहते हैं मैटर किस स्टेट में पाया जाता है। सर स्टेट क्या होता है, मतलब मैटर की प्रेजेंस कैसे है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है कि मैटर फिजिकली बच्चे कैसे पाया जाता है। फिजिकली पाया जाने का मतलब ये हुआ कि मैटर अगर कहीं पर है तो हम उसको कैसे देखते हैं, वो किस तरह से, कठोर है, बहुत कठोर है, या वो बहुत ढीला है, यानी पार्टिकल्स दूर दूर है, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, यानी कि वो गैस के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ध्यान से सुनना, यानी कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, या आप ये भी कह सकते हो कि मैटर के अंतर्गत हम उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर उसे 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट को बेटा हम सॉलिड कहते हैं, सेकंड को लिक्विड कहते हैं और थर्ड को गैस कहते हैं। यानी मैटर अगर कहीं पर कोई भी क्लासिफिकेशन होता है बच्चे, तो क्लासिफिकेशन के लिए हमें सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो उसकी फिजिकल स्टेट होती है। यानी सॉरी, फिजिकल स्टेट नहीं, हम बेसिस की बात करते हैं। यानी कि हम कोई भी क्लासिफिकेशन अगर कहीं पर भी करते हैं तो हम वो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हम वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, मेन मैटर हमारा ये होता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, किसी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के पीछे सबसे बड़ा रोल है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि मैटर को उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर या उसके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर भी मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मैटर के अंदर हम अगर इसके डिवीजन की बात करते हैं, हम मैटर के अंदर पार्टिकल्स को कैसे देखते हैं, क्या इसका अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पर हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। बेटा कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल स्टेट क्या है, फेज क्या है, स्टेट क्या है, सब एक जैसी केसेस है। ठीक है, हमने कहा सॉलिड लिक्विड गैस 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ओवरऑल आपको क्या समझना है, ओवरऑल ये समझना है कि मैटर को उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर या उसकी फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर, उसकी प्रेजेंस के बेसिस पर उसे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। यानी कि पहले को हम सॉलिड कहते हैं, दूसरे को लिक्विड कहते हैं और तीसरे को हम गैस कहते हैं। यानी किसी मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला सॉलिड हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया और तीसरा गैस हो गया। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 पार्ट में किसी भी मैटर को हमने क्लासिफाई कर लिया। अब चलिए आगे चलते हैं और अगले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, जरा इसको सुनिएगा।
हम कहते हैं सम स्टेट्स ऑफ मैटर आर आल्सो नोन एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि मैटर की कुछ स्टेट्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर जानी जाती हैं, यानी कि कुछ मैटर की स्टेट्स को हम हाई टेम्परेचर पर भी पढ़ते हैं। हाई टेम्परेचर मतलब जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसी सिचुएशंस में प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट जैसी 3 स्टेट पाई जाती है। यानी कि मैटर की 3 स्टेट और है, एक प्लाज्मा स्टेट है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है और तीसरी स्टेट है फर्मियोनिक कंडेंसेट। यानी कि मैटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट, ये 3 ऐसी स्टेट हैं जो बेटा हाई टेम्परेचर पर पाई जाती है। शायद जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। बेटा हमारे पास अब वक्त नहीं है, अगर हम थोड़ी स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे तो आपका कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ने हैं टोटल 4 चैप्टर, कॉन्सेप्ट है हमारे पास ज़्यादा और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में भी समय लगेगा ज़्यादा, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा तेजी से समझना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो स्पीड में लग रही हो तो आप इसको स्लो करके देखिए। जो भी लोग थोड़ा सा बेसिक कम समझ पा रहे हो तो उसको धीरे धीरे देखिए, आप अच्छा लगेगा, गारंटी है समझ में आएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस हमारी बातों को सुनते चलिए, बोर्ड को देखते चलिए। इसी के साथ हमारे पास सबसे पहली स्टेट आई सॉलिड। ध्यान से सुनना, अब यहां से कॉन्सेप्चुअल बातें स्टार्ट होती हैं। हमने कहा सबसे पहला पार्ट आया सॉलिड, यानी कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, सॉलिड के बारे में बहुत सारी पहले से ही बातें हम लोग डिस्कस किए हैं और बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं। याद करो, पहले अगर हम जब थोड़ा छोटे हुआ करते थे तब हमारे दिमाग में सॉलिड को लेकर के क्या चलता था। जब कोई कहता था, जब हम 6th 7th 8th में होते थे तो उस समय 6th 7th में अगर या हम 4th 5th में जाएं तो हम केवल सॉलिड में ये समझते थे कि सॉलिड का मतलब कुछ होता है कठोर, जो चीज कठोर है वो सॉलिड है। यहाँ तक कि हम बड़े ही कभी कभी गर्व से कह देते हैं किसी चीज बड़ा सॉलिड है, ये बड़ा सॉलिड मटेरियल। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे होते हैं सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ यही है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कहते हैं बहुत सॉलिड है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहता है बहुत कठोर है। दोनों में कुछ अंतर है। आप सॉलिड तो जान रहे थे ना, सॉलिड जान रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कि आप सॉलिड नहीं जानते थे, आप सॉलिड जानते थे बेटा, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते थे सॉलिड होता क्या है। ये जानते थे कि जो कठोर चीजें हैं वो सॉलिड है। और हिंदी में आपको मीनिंग भी पढ़ा दिए, सॉलिड मतलब कठोर, ठीक है, रिजिड मतलब कठोर। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है। सब उसी में घूम फिर के सब चल रहा था। कभी हमने ये जानने का क्या प्रयास किया कि कोई सॉलिड रिजिड ही क्यों होता है, कोई सॉलिड कठोर ही क्यों होता है, आखिर सॉलिड को हम प्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना भारी क्यों है। इन सभी विषयों पर कभी विचार करने का आपके मन में ख्याल आया क्या? अगर नहीं आया तो इसका मतलब दिमाग को चलाया क्या? इसका मतलब कि साइंस के अनुसार आप सोच नहीं रहे हैं बेटा। अगर साइंस के हिसाब से सोचेंगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए था कि क्यों ये है सॉलिड, क्यों इसका नाम सॉलिड कहा गया, क्यों इतना कठोर है ये, क्यों कंप्रेस किया नहीं जा रहा। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस अब तक आ जाने चाहिए। और अगर किसी के दिमाग में आया हो, जवाब न मिला हो, तो गारंटी है समझाऊंगा, समझ में आएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, बस मन लगा कर देखो, पढ़ते रहो, कॉपी पेन भी साथ में रखे रहो। ये नहीं कि मनसा सर बोलते रहें और आप हमें आसानी से सुनते रहें। अगर ऐसे पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगी। केवल ये आप ऑनलाइन क्लास में वीडियो देखोगे और देख करके स्किप कर जाओगे और माइंड में भी थोड़ी देर चलेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बढ़ें। बैठे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ें ही बेटा, और मन लगाकर पढ़ें। आइए देखते हैं सॉलिड के साथ हम बातचीत करेंगे। पहली बात क्या हमने कहा, सॉलिड इज रिजिड। देखिए कितना प्यारी सी लाइन लिखता है एग्जामिनर, या आप लिखते हैं या कोई भी बुक वाला क्या लिखता है, कहता है सॉलिड इज रिजिड मटेरियल, यानी कि सॉलिड एक रिजिड मटेरियल होता है। कहे हाँ सर ये तो बात सही है। फिर कहते हैं दैट हैज बोथ अ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है अपनी डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम वाली, आपको याद हो तो। कहते हैं सॉलिड एक रिजिड मटेरियल है जिसके अंदर डिफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। कहते हैं डिफिनिट शेप जिसका शेप फिक्स है,
और जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है, जिसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसका मतलब इसका डिफरेंट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है ये किस में पाया जाता है, सॉलिड के अंतर्गत। यानी कि सॉलिड एक रिजिड मटेरियल है जिसका शेप फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और आपको याद हो जब आप 7th 8th में होते थे तो बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन लिखाई जाती थी, क्या? इट इज डिफिनिट इन शेप और इट इज डिफिनिट इन वॉल्यूम, इट इज रिजिड मटेरियल। कहें हाँ सर वो तो बात याद आई। और जब थोड़ा सा और बढ़े 8th 8th तक आए थे क्लास में तो आपने क्या पढ़ा था, आप इसके बारे में थोड़ा सुनते थे, देखते थे। और अगर हम विचार करें तो इसमें एक बात और पढ़ा करते थे, ये देखो हम बताते हैं क्या पढ़ते थे। एक बात आप ये भी पढ़े जब आए और बड़ी क्लास में, तो आप ऐसे, आपको याद हो तो टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाते थे वो कैसे पढ़ाते थे, आपसे कहते थे ये ऐसे करके ऐसे कर लेते थे, ठीक है। और ऐसे करने के बाद बेटा इसी डिब्बा में ये देखो कहते थे बेटा ये क्या है, सॉलिड है। क्या है बेटा, सॉलिड है। बेटा भी कहते थे सर सॉलिड है। बेटा समझ में नहीं आता था ये सॉलिड में ये गोला गोला क्या है ना। तब बेटा पूछे नहीं, क्योंकि तब तो याद करने के मूड में नशा पकड़ा था। क्या नशा था, केवल कि क्वेश्चन आंसर याद करना है, एग्जाम में वहीं पीछे एक्सरसाइज से आएगा और याद करके जाएंगे एकदम रट के और जोरदार लिख के चले आएंगे। अगर सॉलिड में उस समय टीचर से पूछ लिया होता कि सर ये गोलका का है, तो टीचर बताता ना क्या है। और अगर किसी ने पूछा तो उसमें टीचर ने बताया कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उन पार्टिकल्स की क्लोजनेस बहुत हाई होती है। यानी कि जो पार्टिकल, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से सटे होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। हमने कहा कि बच्चे ने पूछा टीचर से, अगर किसी अच्छे बच्चे ने पूछ लिया जो दिमाग को चलाया, उसने कहा कि सर ये गोला गोला क्या है, तो बच्चे ने पूछा जब टीचर से, तो टीचर ने कहा कि ये पार्टिकल्स हैं जो किसी सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि सॉलिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज आल्सो नोन एज एटम। हाँ सर ये वाला है क्या, वही एटम वाला है क्या? हाँ, कहते हैं कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर का केस आप पढ़ते थे। क्लोजली पैक्ड का मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे होते हैं। कहें ऐसे सटे होते हैं, हाँ ऐसे ही सटे होते हैं। यानी कि क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस तरह का, जिस वजह से वो एक दूसरे से इस तरह से सटे हुए पाए जाते हैं। समझ में आया आपको? अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इतने से आप संतुष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये सटे क्यों होते हैं, सर इनके बीच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक दूसरे के क्लोज हो जा रहे हैं। आप देखिए कितना जोरदार स्ट्रक्चर है। आपको बताया क्या ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, एटम्स है। ये एटम्स एक दूसरे से कितना क्लोजली पैक्ड है, कितना एक दूसरे के पास पास है ये एटम। लेकिन सर बात तो यहां फंस जा रही है ना, समझ में हमारे केवल ये नहीं है, मजा बहुत आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, केवल एक समस्या, ये सट क्यों गए, ये एक दूसरे के पास क्यों हैं, एक दूसरे के पास कैसे चले गए, इनके साथ ऐसा क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो बहुत हाई है। कहते हैं ये कैसे, कहते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यानी कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आईएमएफ का जिक्र करते हैं तो आईएमएफ का मतलब केवल अट्रैक्शन से ही नहीं है, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आता है। इसलिए हम क्लासिफाई जब करते हैं तो हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड, दैट्स व्हाई दे आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। कहें हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन सर ये इनके बीच में जो फोर्स है ये ज्यादा क्यों है। एक वीबीटी थियरी होती है, क्लास 11th में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी।
उसमें ये बताया जाता है कि जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तब ये एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं। अभी ये जानना है कि हाँ ये सटे हुए हैं, यानी कि आईएमएफ आपने समझा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत ज़्यादा होता है। कहें एक बात तो समझ में आ गई सर। कहते हैं इसके बाद की बात जरा बताएंगे क्या सर? हम कहते हैं कि अगर इसका आईएमएफ ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है बेटे, तो जरा देखो यहाँ हमने लिखाया, क्या लिखा है इस पर गौर करिएगा। हमने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड। दूसरी बात आई कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लो। स्पेस लो होने का मतलब क्या है कि यानी कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से सटे हुए हैं बेटा, तो इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तभी तो एक दूसरे के पास में है। और जो पास में है तो स्पेस क्या है? स्पेस तो कम है ना, तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम है, तभी तो फोर्स ज्यादा है। अगली आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या कम है? क्या ये पार्टिकल्स मूव करते हैं या रुके हुए हैं? ये पार्टिकल्स जो इस तरह से पाए जाते हैं सॉलिड के अंदर, ये अपने पॉइंट पर फिक्स हैं और इनके अंदर वाइब्रेशन होता है। ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। एक फिक्स पॉइंट पर इनके अंदर वाइब्रेशन पाया जाता है, यानी कि वाइब्रेट करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत कम है, यानी नेग्लिजिबल की केस ले लीजिए। डेंसिटी। अब आता है अगला सवाल, बड़े ही दुखद अगर हम बात करें तो है कि आपको डेंसिटी नहीं मालूम होती। जब अगर क्लास में कोई टीचर पूछ ले कि व्हाट इज डेंसिटी या डिफाइन द टर्म डेंसिटी, तो बड़े ही आप संशय में पहुंच जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या है यार ये डेंसिटी, हमको तो नहीं पता है डेंसिटी होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमने कहा व्हाट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब होता है बच्चे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डिफाइन करने की बात है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। अच्छा, डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व से अगर आप याद करें, हम आपको तरीका बताते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। डेंसिटी याद करने का एकदम सिंपल सा फंडा है। एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। क्या? एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। तो जंगल घना कब होगा? जब नंबर ऑफ पेड़ पौधा पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएंगे। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पेड़ पौधा ज्यादा हो गए तो मास ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी मास के डायरेक्टली और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो समझ में आया? जंगल घना हुआ तो इसका मतलब जंगल डेंस है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पेड़ पौधे पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप डेंसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर हम कहते हैं एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था, तो ये कहानी तो यही है। जंगल घना कब होगा? जब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे तो जंगल घना हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो डेंस है, यानी कि डेंसिटी उसकी ज्यादा है। एक क्लास में एक बच्चा बैठा है तो उसकी डेंसिटी कम है। एक क्लास में 100 बच्चे बैठ जाएं उसी क्लास में तो उस क्लास की डेंसिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम सॉलिड के अंदर डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम का जिक्र अगर हम इसके रिस्पेक्ट में कर लें तो हम कैसे करेंगे? हमने कहा कि अगर एक यूनिट वॉल्यूम का हम जिक्र करते हैं तो एक यूनिट वॉल्यूम में इसमें कितने पार्टिकल हैं? 4 हैं। इसका मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉलिड के डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर पार्टिकल्स ज्यादा है, क्लोजनेस ज्यादा है, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये डेंस होगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो सॉलिड होता है बेटा, उसके अंदर पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। कहें हाँ सर, मजा तो आ गया। कहते हैं बेटा मास अगर समझ में आया तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी यानी किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट आप पढ़ते हो, जिसका मतलब मीटर क्यूब। जिसका मतलब डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी अपॉन मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारी किसकी डेंसिटी यूनिट हो गई? केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारी डेंसिटी की यूनिट हो गई। यानी कि डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। अगर हम ओवरऑल डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका सुनिए। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम पढ़ते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी।
उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। तो जंगल घना कब हुआ? जब नंबर ऑफ पेड़ पौधा पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब मास ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मास आपका डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास की एसआई यूनिट केजी होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, इसलिए डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका मतलब हम समझ गए कि डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की बहुत हाई होती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं। अगली बात आती है कंप्रेसिबिलिटी। यह भी एक फैक्टर है इसके अंतर्गत। क्या हम सर किसी सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? ये तो हमारे बचपन में ही सवाल था। जब सॉलिड को दबाते थे तो हम खुद ही दब जाते थे, सॉलिड हमसे दबता नहीं था। तो बच्चे, अगर हम सॉलिड को दबाते थे तो दबा नहीं पाते थे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं देख पाते थे। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहा होता तो हम क्या करते? हम जब कंप्रेस करते तो स्पेस जो था वहां पर एटम खिसक कर चला जाता, जिसकी वजह से वॉल्यूम घट पाता। इसकी वजह से हम कह सकते इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पेस ना होने की वजह से हम डेंसिटी के बारे में स्पेस ना होने की वजह से हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाते। इसका मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी उसमें नेग्लिजिबल है, यानी सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। एक छोटा सा सवाल फिर दिमाग में आता है कि सर अगर सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है तो गद्दे को भी हम सॉलिड कहते हैं, फोम के बारे में बात करते हैं, रबर के बारे में बात करते हैं, ये सब कंप्रेसिबल तो हैं, ये भी तो सॉलिड है, लेकिन इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। सर कैसे हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं? बेटा, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का जो केस है वो पोर्स पाया जाता है, होल होते हैं छोटे छोटे, और उसमें एयर भरी रहती है। जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है, और जैसे ही आप उठते हैं तो वो एयर फिर अंदर चली जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे एक अच्छी क्वालिटी की कुर्सी लेकर के आइए जिसमें फोम लगा होता है। जब आप उस पर बैठते हैं तो बड़े ही आराम से आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं, और कुर्सी पर बैठते ही उसमें से सू सू आवाज निकलती। अब जो आवाज उसमें शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि एयर बाहर जा रही है। जब एयर बाहर जाने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद आप अस्थाई हो जाते हैं। अब आप नीचे की तरफ जाना बंद कर देते हैं, और जैसे ही उठते हैं बड़ी तेजी से वो कुर्सी ऊपर की तरफ, यानी कि फोम जो होता है उठने लगता है। यह पूरा का पूरा केस किसका है? कि जैसे आप कभी कभी एक्सेप्शनल केस में पढ़ पाते हैं कि अगर फोम है, गद्दा है, या फिर आप कोई ऐसा चीज देखते हो, रबर का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, तो वो क्या होता है? वो सॉलिड तो है लेकिन कंप्रेस क्यों हो जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स इन बिटवीन देम। तो आप कह सकते हो कि इसमें एयर सैक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे ही इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और ये कंप्रेस हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इस प्रकार से हम सॉलिड का समापन करते हैं। शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सॉलिड है क्या। समझे बच्चे? अगर आपको सॉलिड क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ो, लगातार मन लगाए रहो, केमिस्ट्री आना पड़ेगा। ये बार बार इसको याद दिलाया करो, हे केमिस्ट्री, हे केमिस्ट्री, तुम्हें आना ही होगा। क्यों? क्योंकि अब सर और हम दोनों लोग मिल करके तुम्हें चाहने लगे हैं। और एक बात याद रखो बेटा, किसी भी चीज के लिए अगर आप पागल हो जाओगे ना, तो वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। पागलपन बहुत बड़ी चीज होती है, एक बार होकर के तो देखो। अगर आप आप जैसे किसी चीज का नशा हो जाता है ना, एक बार पढ़ाई का नशा लगा करके तो देखो। उठने बैठने का नहीं कि 2 घंटे में, आधा घंटे में उठ के खड़े हो जा रहे हो, ऐसा नहीं। एक बार पढ़ाई का नशा लगा करके देखो। एक बार बाकी नशा लगता है, छूट जाता है, लेकिन पढ़ने का नशा लगे तो ये छूट नहीं पाता है। जैसे हमें पढ़ाने का लगा है, हम पढ़ाए ना तो चैन नहीं आता है, वैसे ही अगर आप भी अपने आप में पढ़ने का जुनून ला दीजिए, गारंटी कहता हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी कठिन हो यार, अगर आप चाह लोगे तो वो आपको अवश्य आएगा। ये बात जान लो, कान खोल करके सुन लो, ये जान लो कि अगर आपने चाह लिया तो केमिस्ट्री क्या, मैथ क्या, साइंस क्या, फिजिक्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये आपको आना ही होगा। और
ये आप दिमाग में एकदम बैठा लो कि सर पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ना है, हर हाल में हमें सीखना है, और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मीनिंग ये हुआ कि अगर साइंस पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा साइंस के लिए पागल होकर के देखो। अगर साइंस के लिए आप पागल होकर के देखते हो ना, गारंटी कहता हूं, आप भले ही लोग आपको अलग समझने लगे, लेकिन आपका दिमाग कितना तेज हो जाएगा, आप माइंड से इतना पावरफुल हो जाओगे कि आप कभी जब खुद को अपने प्रीवियस कंडीशंस में देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप कहां से कहां आ चुके हैं। कभी सोच करके तो देखिए ऐसा क्यों होता है। आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके माइंड में केवल एक क्वेश्चन चलना चाहिए कि आखिर क्यों, आखिर क्यों। हर क्वेश्चन में अगर आपका आता है आखिर क्यों, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़ा सा परेशानी होगी, आपको लगेगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ नहीं होंगे, सोचिएगा निगेटिव नहीं। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर आप ये सोचने लगे कि आखिर क्यों होता है ऐसा, साइंस में प्रैक्टिकल थिंकिंग शुरू कर दिया ना, मजा आ जाएगी यार। और साइंस आपको कंप्लीटली आ जाएगी, 100% श्योरिटी कह रहा हूं आ जाएगी। लेकिन बेटा ये करना पड़ेगा, बिना किए ये होगा नहीं। अगर ये सोचो केवल आज सर समझा दिए हैं और हम सोच लें, तो सोचने से गाड़ी नहीं चलेगी, करना पड़ेगा। एक दिन करके देखो ना, अच्छा ना लगे तो मुझे बताना कमेंट करके कि सर आपने कहा था, हम नशा लगाने का प्रयास तो किए लेकिन नशा लग नहीं पा रहा है। तो तरीका भी हम बताते हैं। बड़े अच्छे अच्छे जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे उन्हें ये मालूम होगा कि अगर सर ने कहा है तो वो आएगा ही। सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, सीखने की ललक तुम्हारी है। इसी के साथ अब लिक्विड की बारी है। आइए देखते हैं लिक्विड क्या है। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम है और लिक्विड लिखा हुआ है। क्या आप नहीं जानते क्या लिक्विड क्या है? हर कोई जानता है। लिक्विड कहते ही दिमाग में पानी का ख्याल आता है। लिक्विड कहते ही दिमाग में पानी का ख्याल आता है। लेकिन जब लिक्विड पर सवाल आता है तो हमारे बवाल हो जाता है। कैसे? जब लिक्विड पर सवाल आ जाता है एग्जाम में तो दिमाग में बवाल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के लिक्विड जब भी देखते हो तो पानी का ख्याल आता है, क्योंकि जन्म से हमारे पास यही तो है। अगर हम जन्म से देखें तो लिक्विड के कांटेक्ट में हम अगर अपने आप को पाते हैं तो पानी का नाम बताते हैं, और जब लिक्विड का ख्याल आता है तो अच्छा तो लगता ही है। लेकिन बवाल कब हो जाता है? जब लिक्विड एग्जाम में आता है, लिक्विड का सवाल आता है तो दिमाग में बवाल हो जाता है या एग्जाम में बवाल हो जाता है। अब जरा देखना इस बवाल का आज समाधान हम आपके सामने कर देंगे। झंझट रोज रोज की खत्म करो, लिक्विड को पढ़ को अपने घर चलो। आओ देखो, हमने कहा लिक्विड क्या है। हम कहते हैं बेटा लिक्विड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। क्या हमने कहा कि लिक्विड के अंदर शेप डेफिनिट है, वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। कहते हैं अच्छा सर, केवल इसके साथ एक केस जो है वो ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप किसी भी बर्तन में, इसकी छोड़ो तुम, ठीक है, इसका क्या है डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब यहां इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम फिक्स होता है। यहां इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम जिस ऑब्जेक्ट में इसको हम प्लेस करते हैं ये उसी के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, यहां आपको लिखना होना चाहिए था कि शेप और वॉल्यूम में ये बात नहीं लिखनी थी, वो गलत हो गया। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि लिक्विड की जब बात होती है तो ये जिस केस में रखा जाता है उसी को ये ऑक्युपाई कर लेता है। अब जरा देखिएगा, लिक्विड में हम कहते हैं, अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर फिक्स शेप वॉल्यूम को आप कॉन्सेप्ट में नहीं लाइए, आप केवल ये जानिए कि लिक्विड किसी भी बर्तन में अगर रखा जाए, जिस ऑब्जेक्ट में इसे प्लेस किया जाता है ये उसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है, यानी अपने को उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ढाल लेता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड में हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम ये कहते हैं सबसे पहली बात कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जरा गौर करिएगा, हम इसके अंतर्गत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर जिक्र करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा तो क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं कि लिक्विड के बारे में अगर आप बात करते हैं
तो इसके अंदर पार्टिकल्स का जो केस है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर सॉलिड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स इसके अंदर दूर दूर होते हैं तो कुछ ऐसे होंगे जैसे दिखाए गए। अब जरा देखिएगा, हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस, काइनेटिक एनर्जी वही चीज है। अब जब यहां पर क्या हो गया, स्पेस हो गया, तो इसका मतलब आईएमएफ कम हो गया, यानी कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह लिक्विड में कम हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड, यानी सॉलिड में ज्यादा था, इसमें कम हो गया। स्पेस क्या होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के अंदर मूव करने की टेंडेंसी है, फ्लूइड इसे बोलते हैं, यानी द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, यानी वह सब्सटेंस जिसके अंदर फ्लो करने की क्षमता पाई जाए उसे फ्लूइड कहते हैं। तो हमने कहा कि इसके अंदर क्या है, फ्लो करने की भी टेंडेंसी पाई जाती है, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस कैन फ्लो। इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल्स स्पेस होने की वजह से मूव करते हैं, इसलिए हम मूवमेंट की फिनोमिना को भी पढ़ते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, वहां 4 आ रहे थे, यहां 1 2 आएंगे या कम हो जाएंगे, इसका मतलब डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो लिक्विड्स भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते, हल्का फुल्का वो केस जो आप पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा सोचने का नहीं, यहां भी कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्पेस, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी का हम लोगों ने यहां पर डिफाइन कर लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमने यहां पर बातचीत कर ली। आइए लिक्विड के बाद हम कहते हैं कि आते हैं हम गैस पे। ना ही डिफिनिट शेप होता है, ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि कोई शेप और वॉल्यूम नहीं है इसका। उसमें क्या था, लिक्विड में आपने देखा था कि शेप इसका जो होता है वो तो फिक्स है। फिक्स का मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट में रखा जाता है ये उसी के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है। लेकिन अगर हम गैस में आते हैं तो हम कहते हैं ना ही कोई शेप है, ना ही कोई वॉल्यूम है। जिस शेप में इसको आप चाहो उस शेप में रख सकते हो। आप गुब्बारा देखते हो, एक बड़ा वाला लंबा वाला गुब्बारा आता है, एक गोल वाला गुब्बारा आता है, एक तरबूजा जैसा, कितने तरह के गुब्बारे आते हैं। तो गैस के गुब्बारे आपने देखे कि अलग अलग तरीके के आते हैं, तो शेप तो इसको बदल हम सकते हैं किसी में भी गैस को फिल करके। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई कर सकता है। उसके साथ साथ देख रहे हैं पार्टिकल्स के बीच का गैपिंग कितना ज्यादा है, यानी पार्टिकल्स इसमें दूर दूर दिखाई आपको दे रहे हैं, यानी कि लिक्विड से भी ज्यादा दूर होते हैं। अब हम आते हैं, इसकी पहली बात करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करें तो हम कहते हैं लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है। अगर हम गैस के अंदर आईएमएफ की बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि गैसेज के अंदर मूवमेंट बहुत होता है, कोई भी गैस यहां से वहां घूमती रहती है। डेंसिटी बहुत कम है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम है। कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है। आप अपने घर में एग्जांपल के रूप में एलपीजी देख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपने देखा होगा, उसके अंतर्गत हम ये बातचीत कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी कहानी, यानी कि हम लोग समझ पा रहे हैं लिक्विड के साथ क्या हो गया, गैस के साथ क्या होगा। अब इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हम करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन आ गया, यानी कि हमें बातचीत तो मेनली इसी पर करनी थी कि एप्लीकेशंस पर हम क्या बात करेंगे। जरा इसको हम आइए पढ़ते हैं। एप्लीकेशन पर बात करने की बात करते हैं बेटा, तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस में एक बात होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। कंफ्यूजिंग का मतलब कि आपने देखा होगा कि आप पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन हर समय आपको एग्जाम होता है तो आप इस तरह की गलतियां कर देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ऐसे आपको इसका मुंह बनाना होता है। कई बार टीचर आपको बताता है, फिर भी एग्जाम के दौरान ये गलत हो जाता है। इसलिए ये आपको आज द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर मनसा सर के द्वारा फिर से बताया जाता है। इस प्रकार से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जैसे आप
अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सीढ़ी से जब नीचे आते हैं तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया आपको कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? इस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। अब हमें कहना है कि इसमें जो क्वेश्चंस आए, पहला जैसे सवाल हमने आपको दिया, हम कहते हैं कि जरा बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए क्या होगा। तो हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है। अब सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है बेटा, सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है, उससे ज्यादा लिक्विड की होती है और सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की, उससे ज्यादा लिक्विड की और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसियस मीडियम की है। तीसरे क्वेश्चन में हमने कहा कि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हम बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है, कहें सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, फिर किसमें, गैस में। कहते हैं सर समझ में तो आ रहा है सर, कुछ ऐसा नहीं है जो टफ होगा, अगर पढ़े होगे बेटा तो बड़ा अच्छा आएगा समझ में। हमने कहा ये देखिए, हमने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो सबसे ज्यादा स्पेस किस में है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ पाते हैं। 5वें नंबर पे एक क्वेश्चन आया जो आपको कंफ्यूज करके चला गया। किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया बेटा, पूछ लिया कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बताओ, क्या करोगे। कहते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किसी ने पूछ लिया। अब हमारे तो चक्कर आ गया, सर आप तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताए थे, करेक्ट ऑर्डर तो नहीं बताया था ना। जब करेक्ट ऑर्डर नहीं बताए थे तो हम इनको कैसे बताएंगे। बेटा करेक्ट ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, अब तो आपके पास ऑप्शन आ गया, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, तो सर कोई भी लिख सकते हैं। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आप ऐसे लिखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कहें सर, और ऐसे अगर लिखो तो बिल्कुल लिख सकते हो, गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस में। इस प्रकार से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, दोनों बात सही है। उसका मतलब आपको वो लिखना है जो सही है। शायद ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस के बाद एक और टॉपिक है हमारा छोटा सा, जिस पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्या होते हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे पहला, रिलेशन का मतलब कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जरा आप सोचिएगा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी जो अभी आपने पढ़ा उसी पर बात हम कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम सपोज करिए इंटरमोलिकुलर फोर्स लेते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस से क्या रिलेशन है। हमने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कहे सर हमारे समझ में नहीं आया, आप तो लिख दिए, कैसे लिख दिए सर। बेटा कोई भी एक स्टेट आप कंसीडर कर लो, हम कहते हैं सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो उसका स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो स्पेस क्या है, कम है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी एक ज्यादा है दूसरा कम है। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हमने कहा कि डेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी क्या, नहीं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसलिए हमने 1/, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अगर हम तीसरे पे चलते हैं, हमने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी का कंप्रेसिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, क्या काइनेटिक एनर्जी का कंप्रेसिबिलिटी के साथ ये रिलेशन होगा क्या,
कहें हाँ, कहें सर आपको कैसे पता? अरे हम पढ़े थे। जरा देखो, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा वो दबेंगे भी उतनी ही तेजी से, यानी कि गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा है तो उनको हम कंप्रेस भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरे के बाद चौथे टॉपिक पे आते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अगर अगली बात हम कहें कि इंटरमोलिकुलर स्पेस का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या ये रिलेशन है क्या? जी हाँ, यही रिलेशन है। स्पेस जिसका ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पांचवें और लास्ट सवाल पर आते हुए और आपको बताते हुए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का अगर रिलेशन हम किसके साथ कर दें, डेंसिटी के साथ कर दें, तो क्या यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जी हाँ, अगर किसी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर डेंस है तो फोर्स ज़्यादा है तभी तो डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल्स क्लोज होंगे तभी तो डेंसिटी होगी। इसका मतलब IMF डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, मजा आई होगी, जी जान लगा के पढ़ाया। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको मंजिल तक पहुंचाने में। अब आपका कितना प्रयास है हमारे तक नए लोगों को लाने में? देखिए, आगे हम लोग बातचीत करेंगे बच्चे। क्या? फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन यू मस्ट वॉच लेक्चर 3 ऑन द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू। इसका मीनिंग यानी कि अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगला टॉपिक हमारा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और क्या पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सबलाइम, सबलिमेट, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, हीटिंग, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के फ्रीजिंग पॉइंट जैसे तमाम सवालों पर विचार करेंगे। और एक खास सूचना, वो क्या कि जो अभी बच गया है प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट, उसका भी जिक्र होगा अगली ही क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे फिर मिलेंगे और हम लोग मिल करके जी जान लगा करके मन धन तन सब कुछ एक करके एकांत में बैठ करके कॉपी पेन के साथ में बड़े जोरदार तरीके से क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग का फेज ट्रांसफॉर्मेशन नामक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या, गुड नाइट। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू। टुडेज क्लास इज ओवर।